नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। तो करंट अफेयर में द हिंदू की दो न्यूज आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। एक तो है भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक, ठीक है, यानी इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, और जो दूसरी न्यूज से रिलेटेड है संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो इन दो न्यूज के बारे में अच्छी तरीके से कवर करेंगे, सारी डिटेल में चीजों को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI क्या होता है, क्यों लॉन्च किया जाता है, भारत का इसमें क्या मतलब रोल है, और सारा स्टेट्स वो सारे देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया अनलॉकिंग अ 200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया एंड इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, 4 अगस्त 2025 की ये न्यूज है। विज्ञान भवन न्यू दिल्ली, यहाँ ये सारी चीजें भी देखते रहिए आप। ये हुआ चर्चा में क्यों आया भाई ये? तो भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों यानी जो ईवी है, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसको बढ़ावा देने और राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति हेतु नीति आयोग ने हाल ही में इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है। तो IEMI जो इंडेक्स है वो किसने लॉन्च किया? वो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ई मोबिलिटी की प्रगति को मापने, ट्रैक करने और मूल्यांकन करने वाला अपनी तरह का पहला सूचकांक होगा। कौन सा सूचकांक? इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो इस वजह से ये चर्चा में रहा। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2024, ट्रेसिंग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ट्रेंड्स इन इंडियन स्टेट्स। अब इसका ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। तो राज्यों की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल नीतियां हैं, कार्यान्वयन है और परिणामों का तुलनात्मक विश्लेषण करना, नीतिगत निर्णयों में सहायता प्रदान करना, राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देना, स्थानीय जरूरतों और राष्ट्रीय लक्ष्यों के बीच समन्वय स्थापित करना, ये सब इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स के क्या है? उद्देश्य हैं। इसके 3 पिलर कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो इसका जो पहला पिलर दिया गया है यह है परिवहन विद्युतीकरण की प्रगति। दूसरा जो पिलर है इसका कि चार्जिंग बुनियादी ढांचे की तैयारी, और तीसरा जो पिलर है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल अनुसंधान और नवाचार, यानी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, इकोसिस्टम, ये सारी चीजें। तो ये जो 3 पिलर हैं, ये IEM इंडिया मोबिलिटी इलेक्ट्रिक इंडेक्स, इसके 3 पिलर ये हैं। परिवहन विद्युतीकरण की प्रगति देखना, चार्जिंग का जो बुनियादी ढांचे उसकी तैयारी करना, यानी जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तैयार करना, और फिर उसमें R&D क्षेत्र में काम करना। और यहाँ पे फ्रेमवर्क देखते हैं। जो IEMI है इसके जो ढांचा यानी जो उसका फ्रेमवर्क क्या है, तो सूचकांक 3 प्रमुख विषयों यानी 3 पिलर जो हमने देखे, और जो 16 इंडिकेटर्स पर आधारित है, जिसके आधार पर राज्यों को 100 में से अंक दिए जाते हैं। ठीक है, 3 पिलर कौन कौन से हैं वो आपने देखे, और अगेन इसमें 16 इंडिकेटर, इसके बेसिस पे राज्यों को 100 में से टोटल अंक दिए जाते हैं। उसके बाद उसमें टॉप स्टेट और फिर सेकंड, थर्ड, इस तरह से किया जाता है। परिवहन विद्युतीकरण की प्रगति, जो पहला पिलर हमने ऊपर देखा, यानी डिमांड साइड अपटेक, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने, इलेक्ट्रिक व्हीकल पंजीकरण नीतियां और उपभोक्ता व्यवहार का मूल्यांकन करना, वो डिमांड साइड अपटेक में किया जाएगा। चार्जिंग बुनियादी ढांचे की तैयारी, यानी चार्जिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेडीनेस, तो चार्जिंग स्टेशनों की उपलब्धता, नीति सहायता और बिजली ग्रिड की तैयारी, ये जो दूसरा पिलर इसमें किया जाएगा। और जो तीसरा पिलर इसका दिया गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल अनुसंधान एवं नवाचार, यानी EV रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम, इसमें आपूर्ति पक्ष विकास, निर्माण क्षमता, अनुसंधान और नवाचार का स्तर देखा जाएगा। तो ये 3 पिलर का डिटेल डिस्क्रिप्शन था कि जो उनका फ्रेमवर्क है इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स में, उसमें वो सारी चीजें आएंगी। अब इसका हम फीचर्स देखते हैं। तो सभी राज्यों और यूटी का डेटा संचालित तुलनात्मक विश्लेषण किया जाएगा, शक्तियों और कमियों की पहचान करी जाएगी, नीति निर्माण में डेटा आधारित समर्थन, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर राज्य स्तरीय योजनाओं, निवेश और नवाचार को मजबूत करना। तो ये सारा इसका फीचर्स है। इसमें अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो भारत के 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल के लक्ष्य और 2070 तक जो नेट जीरो उत्सर्जन की दिशा में इससे योगदान मिलेगा। राज्य और केंद्र सरकारों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा मिलेगा। हरित, टिकाऊ और आत्मनिर्भर परिवहन व्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा, इस जो इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स है उससे। इंपॉर्टेंस इसका, तो 2030 तक भारत में 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल के वाहनों की जो लक्ष्य है उसमें ये मदद करेगा। राज्य स्तरीय संवैधानिक योजना और सहयोग को ये बढ़ावा देगा। ठीक है, इसके बाद इसका फाइनली जो कंक्लूजन है कि भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स न केवल राज्यों के प्रयासों को मूल्यांकन और दिशा देने वाला एक पारदर्शी उपकरण है,
बल्कि यह भारत के हरित भविष्य की ओर अग्रसर नीति निर्माण में एक रणनीतिक कदम भी है और यह भारत को वैश्विक इलेक्ट्रिकल हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण नींव है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो इंडिया मोबिलिटी इलेक्ट्रिक इंडेक्स है उसके बारे में डिटेल में सारी चीज़ें देखी। देखिए, इससे जो यहाँ पे पूरी मतलब एक पीपीटी है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारी शेयर हो जाती है। तो अगर मुख्य परीक्षा में भी इस तरह से राइट करने हैं तो आपके पास अच्छे खासे पॉइंट आपको इस पीपीटी से मिल जाएंगे। अगर आपने ये वीडियो देखा है, पीपीटी पढ़ी है, तो आप अच्छा खासा इसके बारे में लिख सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास राइटिंग स्किल बेहतर हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये पूरा कंप्लीट किया जो कि IMEI के बारे में डिटेल में था, जो इंडेक्स था। इससे रिलेट करके एमसीक्यू देख लेते हैं। तो इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछा जा रहा है। तो पहला कथन है, यह भारत में ई मोबिलिटी की प्रगति को मापने वाला अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय सूचकांक है। बिल्कुल सही है। और यह सूचकांक राज्यों को केवल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता के आधार पर रैंक करता है, ऐसा नहीं है। दो और मतलब उसके पिलर है, हमने 3 पिलर ऊपर देखे, तो दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। और ये नीति आयोग और BEE द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो यहाँ पे नीति आयोग के द्वारा और BEE के द्वारा ये एक संयुक्त रूप से इसको डेवलप किया गया, ये भी सही है। और इसका उद्देश्य राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को कम करना ताकि केंद्र सरकार की भूमिका बढ़े, ऐसा नहीं है। तो केवल 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो IEMI भारत को जो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रगति मापने वाला पहला सूचकांक है और IEMI केवल चार्जिंग आधार पर नहीं बल्कि 3 स्तंभों और 16 संकेतकों पर आधारित है और इसे नीति आयोग और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने विकसित किया है और इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। इसी वजह से केवल 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट होगा, दूसरा और चौथा क्या होगा, गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 2, तो इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स के ढांचे में शामिल 3 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं। तो इलेक्ट्रिक वाहन आयात नीति, परिवहन विद्युतीकरण की प्रगति, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी, ईवी अनुसंधान और नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र। तो इलेक्ट्रिक वाहन आयात नीति इससे रिलेट नहीं है, बाकी 2, 3 और 4 ये इससे रिलेट करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, वो 3 पिलर आपने देखे। तो ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्रेस, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम और इलेक्ट्रिक व्हीकल आयात नीति जो है इसमें शामिल नहीं है। तो IEMI के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं, वो 2, 3 और ये 4 हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा न्यूज इससे रिलेटेड है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार रिलेट करके इससे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो चर्चा में क्यों आया, तो भारत ने हाल ही में नेपाल में चावल संवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ साझेदारी की घोषणा की। यह क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा और कृषि सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में आप लोग पहले से भी जानते होंगे, आप सभी जानते हैं कि ये एक UN की एक शाखा है और ये मतलब मेनली काम इसका होता है कि भूख को समाप्त करना और खाद्य सुरक्षा को इंक्रीज करना मेन काम होता है, जो WFP का है। स्थापना हुई 1961 में और मुख्यालय इसका कहाँ पे है, रोम में है। ठीक है, रोम कहाँ पे है, तो वो इटली में है। मेनली जो WFP है आपात स्थितियों में लोगों की जान बचाने, उनके जीवन को बदलने और खाद्य सहायता प्रदान करना, पोषण के सुधार में भी मतलब काम करना, ये भी वर्ल्ड फूड जो प्रोग्राम है इसका मेन वो लक्ष्य होता है। इसका मेन उद्देश्य अगर देखें तो सबसे पहली बात तो भुखमरी को समाप्त करना और आपात स्थितियों में जीवन बचाना, आजीविका की रक्षा करना भी इनका काम होता है, पोषण और सुधार में खाद्य सुरक्षा प्रदान करना और जो SDG हैं यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको प्राप्त करने में भी हेल्प करना, विशेष रूप से ऐसे देश जहाँ पे भूख और गरीबी है, इन सारी चीज़ों को समाप्त करना। आखिर में SDG का भी तो एक लक्ष्य है ना कि भूख और गरीबी समाप्त करना। आप हमें बताइए किस SDG में वो है, बिल्कुल कमेंट करिएगा इसके लिए। बाकी इसका मेन काम ये भी होता है कि जो छोटे किसान हैं देश के, किसी देश के छोटे किसान हैं, उनको बाजारों से जोड़ना और उनकी मदद करना, ये सारा है। ठीक है, तो WFP के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आपने पहले से पढ़ भी रखी होंगी, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। छोटे छोटे प्रश्न हैं, कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं और यहाँ पे लिखा गया है कि मैं इस वर्ष का शांति पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को दिए जाने के नोबेल समिति के फैसले पर बहुत प्रसन्न हूँ। ये 2020 की न्यूज है भैया। 2020 में जो नोबेल पीस प्राइज था वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं
कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है। तो 1961 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय रोम इटली में है। और प्रकृति तो यह विश्व की सबसे बड़ी मानवीय एजेंसी है जो भुखमरी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करती है। इसका मिशन तो जीरो हंगर यानी भुखमरी समाप्त करना, और जो सतत विकास लक्ष्य 2 SDG 2 के तहत इसमें काम करना। तो खैर वो आ ही गया जो हमने आपसे पहले कहा था कमेंट करने के लिए। SDG 2 में है जो कि जीरो हंगर मतलब प्राप्त करना यानी भुखमरी को समाप्त करना। कार्यक्षेत्र 120 से अधिक देशों में WFP सक्रिय है। की फंक्शंस इसके तो आपातकालीन खाद्य सहायता, युद्ध में, आपदा या संकट की स्थिति में त्वरित राहत, पोषण सुधार करना यानी बच्चों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए लक्षित पोषण कार्यक्रम स्टार्ट करना, स्थानीय कृषि और लचीलापन यानी समुदायों के साथ मिलकर टिकाऊ कृषि और आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना, नीति और रिपोर्टिंग यानी जो वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट है यानी जो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस है इसको प्रकाशित करता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस कौन प्रकाशित करता है? तो WFP के द्वारा ये पब्लिश होता है। ठीक है। फंडिंग की बात करें तो जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसको सरकारों, कॉरपोरेट्स और निजी दानदाताओं द्वारा स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ ये कार्य करता है, लेकिन इसकी स्वतंत्र पहचान है। ठीक है, ये मिलकर काम करता है UNDP के साथ, बट वो फ्री है। इसके बाद 2024 में जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की खरीद मात्रा क्या थी? इन $1287 मिलियन, और संगठन ने जिन देशों से खरीदारी की उनकी संख्या 163। कुल संयुक्त राष्ट्र खरीद का प्रतिशत 15.25, खरीद मूल्य के आधार पर रैंकिंग दूसरा, और शीर्ष श्रेणी परिवहन, भंडारण और मेल सेवाएं, और शीर्ष देश कौन सा है? तुर्की है। इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद जो सम्मान और मान्यताएं हैं, तो वर्ष 2020 में WFP को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और ये पुरस्कार संगठन की भूख के खिलाफ लड़ाई और संकटग्रस्त क्षेत्रों में शांति को बढ़ावा देने के लिए मान्यता के रूप में इसको दिया गया है। इंडिया और WFP का रोल देखते हैं कि सहयोग के क्षेत्र में क्या है। तो भारत जो स्वयं खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी है ने WFP के साथ भंडारण, पोषण और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में कई परियोजनाओं पर सहयोग किया है। भारत नेपाल परियोजना इसका नवीनतम उदाहरण है जो क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा को मजबूत करता है। केस स्टडी में भूख, पोषण, वैश्विक सहयोग जैसे विषयों पर डेटा आधारित उदाहरण के रूप में उपयोगी है। ठीक है। इसके बाद फाइनली कंक्लूजन देखें तो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम न केवल वैश्विक स्तर पर भुखमरी और पोषण संकट से लड़ रहा है, बल्कि यह सार्वजनिक निजी सहयोग, सतत कृषि और मानवता आधारित कूटनीति का एक उदाहरण भी बन गया है। भारत जैसे देशों के साथ इसके बढ़ते सहयोग और इसे और भी रणनीतिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। तो ये WFP के बारे में करंट सिनेरियो क्या था और जो स्टैटिक पार्ट इसका था वो सारा हमने यहाँ पे देखा। चलिए इससे रिलेट करके जो MCQ है वो देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो WFP की स्थापना 1961 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई, बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में नहीं है, रोम इटली में है। और WFP को वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है। और यह UNDP का एक उप विभाग और स्वतंत्र इकाई नहीं है, तो ये भी गलत है। ये बिल्कुल फ्री होकर काम करता है UNDP से। तो केवल 1 और 3 ही यहाँ पे करेक्ट होगा। तो WFP की स्थापना 1961 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई और इसका मुख्यालय रोम इटली में है। 2020 में इसे नोबेल पीस प्राइज मिला और WFP UNDP का हिस्सा नहीं है, ये एक स्वतंत्र निकाय है। इसी वजह से ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो भारत और WFP के सहयोग के संबंध में हाल ही में कौन सी परियोजना प्रारंभ की गई? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा क्या? नेपाल में चावल संवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने की परियोजना, ये करंट सिनेरियो से रिलेट करती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो हाल ही में भारत ने WFP के सहयोग से नेपाल में एक नई परियोजना शुरू की जिसका उद्देश्य क्या है? चावल संवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, और ये क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा को सशक्त करने की दिशा में एक रणनीतिक पहल भी है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न थे जो कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से रिलेटेड जो कि हमने यहाँ पे देखे। तो आज के सेशन में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से रिलेटेड चीज़ें देखी और फिर इंडिया मोबिलिटी इलेक्ट्रिकल जो इंडेक्स है IMEI उसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे हमने कवर की। इससे रिलेट करके MCQ देखे। तो PDF इसका टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगा। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों को शेयर ज़रूर करिएगा।